देखिए, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री वाला के इस प्लेटफॉर्म में। नव्य एकेडमी आपके लिए लेके आया है 2027 में जो भी जेई और नीट का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए प्रॉपर पूरी सीक्वेंस कंप्लीट होगी हर चैप्टर की विद। आपको कॉन्सेप्ट के नीचे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उनके पीछे क्या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके जस्ट बाद पीवाईक्यू की सीक्वेंस शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। तो पहले बिना देरी किए हुए इस बात समझते हैं, सुनिए। देखिए, पहला जो है हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है बच्चे, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट में आपको पता ही है, मोल कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, कहानी सुनेंगे बेटा पहले। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है बेटा, इस मोल कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली सब चीजों को लेके चलेंगे, लेकिन पहली बात हम समझते हैं जो बेसिक बेसिक दो बातें हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। उनको हम जल्दी से कवर करेंगे, मेन पॉइंट पे आएंगे पहले, ठीक है। पहला जो स्लाइड है वो आपको दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास, और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, उसका मास क्या है और उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। इन दो बातों पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं बेटा, ठीक है। तो मास और मैटर का क्लासिफिकेशन का मुद्दा यही है, ठीक है, कि अगर हम बात करें इसकी, पहला है इसका, जो कोई भी जो मास जिसका हो, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है बच्चे। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन दोस्तों, और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेसिकली आप बोल सकते हो उनकी स्टेट के बेस पे किया गया है, ठीक है। स्टेट क्या होती है, जैसे स्टेट जो है आप देखोगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट होती है जिनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, वो सॉलिड होते हैं। जिनका शेप स्पेसिफिक नहीं होता लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वो लिक्विड होते हैं। और गैस जिनकी ना शेप हो ना वॉल्यूम हो, उनको हम गैस में पढ़ते हैं। ये सब बच्चों को पता होगा, तो इसलिए इन पे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। सुनिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारी वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसी में इसका क्लासिफिकेशन फिजिकल के बेस पे हो गया था। केमिकल के बेस पे ये दो तरीके के है, एक है मिक्सर और एक है प्योर सब्सटेंस। मिक्सर में कंपोजिशन वेरिएबल होती है, प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन फिक्स होती है। नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे बात करें तो मिक्सर जो मैंने बताया था वो दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सर। होमोजेनस जैसे फॉर एग्जांपल आप जिसकी फेज एक रहे, दोनों चीजों को मिलाएं और एक जैसा दिखे, होमोजेनस जैसे वाटर और अल्कोहल, ठीक है। ये सब एग्जांपल है, जैसे वाटर और अल्कोहल हो गया। और भी बहुत से एग्जांपल आप देखोगे, वाटर और शुगर हो गया, वाटर और सोल्ट हो गया, वो उनमें एक ही फेज होती है, इसलिए वो होमोजेनस का पार्ट होता है। हेट्रोजेनस जैसे सोयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, जिनमें कम से कम दो डिफरेंट टाइप की फेज हो, वो हेट्रोजेनस होते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड जो पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो सब एलिमेंट है, एक से ज्यादा एटम मिल जाते तो वो क्या बन जाता है, यानी मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन जाते हैं। प्रॉपर्टी और मेटर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, ठीक है, ये आप एक बार 2 मिनट देख लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इनको हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं बेटा आज, ठीक है। हम मेन बात है जो समझाने की उस पे आएंगे, यूनिट के ऊपर। यूनिट जो है बच्चे वो क्या होती है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। जो भी हम स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं, जैसे किसी को मेजर करना है हमें, फॉर एग्जांपल आप एक दर्जन को मानते हो 12 यूनिट के बराबर, तो एक यूनिट है। जैसे आप एक मानते हो रेफरेंस कि एक मोल के अंदर इतनी चीज होती है, जैसे मास को हम ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम को हम लीटर में ले रहे हैं, लेंथ को हम मीटर में ले रहे हैं, ठीक है। करंट को हम एम्पियर या अलग यूनिट में मेजर करते हैं, तो डेंसिटी को जैसे ग्राम पर एमएल, ये सब यूनिट होती है। इनको किसी 7 बेस यूनिट मानी गई है फंडामेंटल साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 7 बेस यूनिट ये है जो आपको दिख रही होगी। पहली है बच्चे, पहली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे लेंथ की उन्होंने दिखा रखे, सिंबल मीटर होती है, सिंबल एम होता है, मास की किलोग्राम होती है, एसआई यूनिट टाइम की सेकंड लेनी है, करंट की एम्पियर लेनी है, टेम्परेचर की केल्विन लेनी है, एसआई यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल लेनी है,
और लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो यूनिट कन्वर्जन आता है उसमें मैंने बताया तीन चार जो यूनिट कन्वर्जन है बेटा, ठीक है। उन तीन चार यूनिट कन्वर्जन में एक ही ट्रिक लगती है बेटा, ठीक है। वो कौन सी ट्रिक है वो समझेंगे हम। एक ही ट्रिक लगेगी हमारी, उस ट्रिक को समझेंगे बेटा, ठीक है। पहली जो ट्रिक है हमारी वो है, आप देखेंगे फर्स्ट ट्रिक का की बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ट्रिक जो हमारी लगती है वो क्या है, वो हमारी है तीन चीजों के ऊपर लगेगी बेटा, ठीक है। तीन चीजों के ऊपर एक ही ट्रिक लगती है। और वो ट्रिक क्या है वो समझिए, सुनिए। एक ट्रिक है मास लेंथ और वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की, ठीक है। मास को भी बदलेंगे इसी ट्रिक से। ये ट्रिक है किंग हेनरी, इस ट्रिक का नाम है। एक ही ट्रिक लिखेंगे जिसमें तीन यूनिट कन्वर्ट होंगी, इसका नाम है किंग हेनरी, ठीक है। किंग हेनरी डाइड बाई ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड मिल्क। ड्रिंकिंग आधे बच्चों की तो मिस्टेक यूनिट कन्वर्जन में हो जाती है, इसलिए हम इसने एक इजी तरीका बना रहे हैं। तीन चीजों का यूनिट कन्वर्जन होगा, ऊपर मैंने लिख रखा है मास लेंथ और वॉल्यूम का, इसी ट्रिक से। इसमें हमें जो, जैसे आप आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ी होगी बच्चों ने, तो उसमें आप देखते हो प्रेफिक्स और सफिक्स होता है। प्रेफिक्स होता है जो नाम से पहले आता है। तो ये जो ट्रिक में जो लिखे गए हैं इनमें हमें प्रेफिक्स की तरह यूज करने हैं इनको। के से हमें किलो बोलना है बेटा, के से किलो लिखना है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल के लेना है। एच से हम लिखना है हेक्टा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एच ले लेना है। इस वाले डी से लिखना है डेका, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डी ए ले लेना है। और इस वाले बाई का मतलब होगा बेटा बेस यूनिट, एक बेस यूनिट माननी है हमें, ठीक है। बेस यूनिट जो सब में होगी। और इसका ड्रिंकिंग का मतलब होगा डेसी, ठीक है। इसका मतलब होगा, इसको डीए से लिख रहे थे, इसको डेसी को डी से लिखेंगे। सी का मतलब होगा सेंटी, तो इसको सी से लिखेंगे। और एम का मतलब क्या होगा, मिली, तो इसको स्मॉल एम से लिख देंगे बेटा जी। अब जो बात आती है बेटा, इसमें ये प्रेफिक्स है, ये तीनों को हमने लिख दिया। आप तो एक ये ट्रिक याद रख सकते हो, बेस यूनिट जैसे आप, मैं एक का एग्जांपल समझा रहा हूँ बेटा, एक एग्जांपल समझिए आप। कोई भी एक एग्जांपल आप पिक कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ मास का, है ना। ये मास के रिगार्डिंग है, तो मास की जो बेस यूनिट हमें यूज करनी है वो लेनी है ग्राम। मास की बेस यूनिट क्या है, यानी सबके पीछे ये ग्राम लगाना है, किलोग्राम हेक्टाग्राम। तो जैसे इसी को मैं टेबल में लिखूं, किलो ऊपर लिख रहे हैं हम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर आएगा किलो, फिर क्या लिख दिया हमने हेक्टा, फिर क्या लिख दिया बेटा डेका, फिर क्या लिख दिया हमने बेस यूनिट, ठीक है। ये एक बार समझा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेस यूनिट लिख दिया, फिर इसके नीचे लिख दिया हमने डेसी, फिर लिख दिया हमने सेंटी, और लास्ट में हमने लिख दिया बेटा मिली, ठीक है। लास्ट में हमने क्या लिख दिया, मिली, डेसी सेंटी और मिली लिख दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, बेस यूनिट जहां भी लेनी है वहां 10 की पावर 0 लेना है। किसी की पावर 0 होती है तो 1 की यूनिट के बराबर होता है। पहले तो इनमें क्या करना है बेटा, किलो है तो उसके पीछे क्या जोड़ देंगे, सबकी मास की जिक्र चल रही है तो ग्राम, तो किलोग्राम हो गया, हेक्टाग्राम हो गया, ठीक है, डेकाग्राम हो गया, ठीक है। और इसके पीछे आप क्या करेंगे, जितनी दूर है बेस यूनिट से उतनी 10 रेज टू पावर ऊपर की डायरेक्शन में प्लस एन रेज होंगी, 10 रेज टू पावर प्लस एन। और नीचे जितना जाओगे उल्टा कर देना है, 10 रेज टू पावर माइनस एन रेज करते जाना है। आप 10, 1 यूनिट दूर है तो 10 की पावर +1 लिखेंगे, 2 यूनिट दूर है तो 10 की पावर +2 लिखेंगे, 2 यूनिट 3 यूनिट दूर है तो। और इनके पीछे भी ऑटोमेटिक मास का जिक्र चल रहा है तो ग्राम, डेसीग्राम, ठीक है, सेंटीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, इसमें भी यही आएगा। इसमें नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव करना है, 10 रेज टू पावर -1, 10 रेज टू पावर -2 और 10 रेज टू पावर -3। अब आप इसको टेबल में देखो, ये उसका जो सिंबल है उससे और भी याद रख सकते हो, जैसे के से किलो, है ना, एक्टा एच सिंबल आता है, के का एच और इसका डी आता है। बाई का मैं बेस यूनिट ही लिख रहा हूँ, बाई लिख देता हूँ, ठीक है। इसका डी, फिर सी और एम आता है। तो इस ऐसे भी एक ट्रिक बना सकते हो, अगर वर्किंग हिंदी वाले नहीं है तो। कहाँ है, इससे आप ट्रिक बना सकते हो, के से कहाँ है, ठीक है। एच का मतलब कहाँ है, दिल्ली सीएम, दीदी, दीदी ममता दीदी को याद करिए जो अभी इलेक्शन हार गई है, दीदी बाई, बाई दिल्ली सीएम। इसको डी से दिल्ली और सीएम को एक साथ पढ़ लेंगे, सी और एम को, दिल्ली सीएम। तो इस तरीके से भी ट्रिक याद हो जाएगी। ये मास पे भी लगती है सेम ट्रिक, बस फर्क क्या होगा, मास में हम ग्राम जोड़ रहे हैं, लेंथ होता तो सब में क्या जोड़ देते मीटर, और वॉल्यूम होता तो सबके पीछे क्या जोड़ देते लीटर। वॉल्यूम वाली तो एक यूनिट
अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। मास, लेंथ और वॉल्यूम में ये कहानी है। इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, ये मेन है। तो इसको पढ़ेंगे ऐसे कि हम इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना। एक बार इसको ध्यान से समझिए। लेफ्ट का मतलब 1 किलोग्राम, ठीक है। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो कितना होगा बेटा, 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होगा। 1 kg में 10 की पावर 3 ग्राम होता है। ऐसे पढ़ रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको उल्टा पढ़ना हो, 1 ग्राम के बराबर लिखना हो, तो ये पावर को रिवर्ट करके लिख दो, तो 10 की पावर-3 किलोग्राम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 1 मिलीग्राम है, ठीक है, तो 10 की पावर-3 ग्राम है, और ग्राम को मिलीग्राम। अगर कोई वैसा नंबर हमें बदलना हो, एक क्वेश्चन वो समझ लीजिए। मान लो मेरे को किलोग्राम को मिलीग्राम बदलना है, जैसे उसने बोला 41 किलोग्राम है, बताइए कितने मिलीग्राम होंगे। तो आप ऐसे सिचुएशन में एक तरीका, ये टेबल लिखने का फायदा क्या है, एक तो आपका टाइम बचाने के लिए लिखी गई है। कैसे, जो चीज आपको बदलनी है बेटा, उसको पहले लेफ्ट में लिखो। किलोग्राम के सामने टेबल में देखो कितना लिखा है, 10 की पावर 3। और मिलीग्राम में कितना लिखा है, 10 की पावर, इनका एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6। क्या आ गई, ये आ गई। 1 किलोग्राम में 10 की पावर 6 मिलीग्राम होते, तो 41 में क्या कर देंगे यूनिटरी मेथड के लिए, 41 × 10⁻²। अगर आपको ये टेबल ध्यान है तो ज्यादा आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू दी गई है उसको टॉप में रखिए, और जिसमें बदलना है उसको डिवाइड करिए। उन दोनों का रेशियो 1 यूनिट की वैल्यू बताएगा, जितनी यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। इसलिए ये ट्रिक बनाई गई है। आप देखेंगे मास में बस ग्राम जुड़ा है। अगर यही चीज टेबल सेम रहेगी, किलो, हेक्टर, डेका, ये सारी प्रेफिक्स सफिक्स क्या बदलेंगे, लेंथ में ग्राम की जगह मीटर आ जाएगा बस। और वॉल्यूम होता तो सेम ही ट्रिक में टेबल में क्या आ जाता बेटा। तो ये टेबल, जो ट्रिक टेबल हमने बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप केमिस्ट्री के मोल में भी यूज होगी, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी यूज होगी, काइनेटिक्स में भी कई जगह कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र है, इलेक्ट्रो में कई जगह जिक्र है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सुनिए, ये हमारी ट्रिक की कहानी होगी बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो है वो है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। ये आपके पास में यूनिट आ गई है बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहानी सुनिए आप। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई यूनिट में ही हमने बताया था, ठीक है। इसमें हमने बताया कि जैसे वो आगे यूनिट है, ऐसे यू एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखते हो, डेंसिटी को जैसे किलोग्राम में लिखते हो। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही, है ना। एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए हम एसआई यूनिट लेते हैं। एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जैसे ये एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर लेते हैं, एसआई यूनिटी, डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली गई है। अगला है मास और वेट। मास की अभी हमने समझा दी, तो मास की एसआई यूनिट क्या लेनी है हमें, किलोग्राम। बेस यूनिट अलग है, वो टेबल में हमने बेस यूनिट सिखाई है। एसआई यूनिट पूछे तो क्या होगा, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, किसी में कितना प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मास। जबकि फोर्स एक तरह का वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.8 है, और तो मून पे ये वैल्यू सेम नहीं होती है। इसलिए आपको कई बार एग्जाम्पल दिया गया होगा कि मास जो होता है वो किसी भी प्लेनेट पे लेके जाओ, कोई भी, मान लो आपने 5 kg का कोई भार उठाया हुआ, वो चाहिए आप अर्थ पे रखो, कहीं और पे रखो, 5 ही, लेकिन वेट है वो ग्रेविटी की वैल्यू से बदलता है। तो वेट एक तरह का फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपको बस ये बेसिक बात बताने के लिए लिखी गई है। अगली मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी मैंने बताया वॉल्यूम का कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। किसी ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, दैट इज वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, एसआई, अगर एसआई पूछे तो। अगली की बात करते हैं बेटा। वॉल्यूम में यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये टेबल जो है हमने लिखी हुई है। आपको वॉल्यूम एक क्यूब का बनाना होता है बेटा ना। क्यूब बनाना बहुत आसान है, बहुत से बच्चों को क्यूब बनाना भी आता होगा, फिर भी मैं 1 मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यूब जो होती है उसके बेस पे हमें वॉल्यूम समझना होता है। जैसे सपोज दैट ये कोई क्यूब है आपकी, और इस क्यूब को आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजिली। जैसे कैसे, ये कोई क्यूब बना दिया हमने, ये क्यूब है, और इस क्यूब के तीनों एज लेंथ पैरामीटर बोल लो, वो सेम होते हैं क्यूब के, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाता है, ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जनरली हमारा क्या आ जाता है, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है ए क्यूब, क्योंकि तीनों पैरामीटर क्या माने जाते हैं, सेम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसी चीज को रेफरेंस लेके गए बेटा, क्या है इसका यूज भी ज्यादा है इस टेबल का।
एक तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, तो ये हम उस टेबल से सीख लेंगे जो पीछे सिखाई गई थी ट्रिक टेबल। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, एक को एक्सप्लेन करेंगे, इसी तरह सबको सोल्व कर लेंगे। 10⁻⁻1 मीटर। लेकिन वॉल्यूम हमें किस में चाहिए, क्यूब में, तो इसका 1 डेसीमीटर का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। यही हमने लिखा है देखो, 1 लीटर 1 डेसीमीटर और 10⁻³ अब हमें और बदलनी है, वो भी आसान है, हमें ये भी पता होता है बेटा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये भी सब बच्चों को पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻² सेंटीमीटर। अगर इसका क्यूब करें हम, तो 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा जी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 है, तो लेकिन हमें इसको रिलेट करना है लीटर या डेसीमीटर क्यूब में। तो डेसीमीटर क्यूब में रिलेट करोगे तो ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ मीटर क्यूब वाली इस वाली इक्वेशन में। तो जैसे ही आप ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करोगे 1 मीटर क्यूब वाली, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में बचेगा 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो ये आप लास्ट वाली जो ये वाली बात है, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर के बराबर है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, और 10⁻3 ml के बराबर है बेटा जी। ये आप जरूर याद रखेंगे, इससे ही आपका पूरा वॉल्यूम का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जो ज्यादातर के चैप्टरों में यूज होती है वॉल्यूम की यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम हमने एक्सप्लेन कर दिया। आते हैं अगली बात पे, वॉल्यूम के बाद में बेटा जी हमारी कहानी शुरू होती है डेंसिटी के ऊपर, है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा जी, सुनिए। वॉल्यूम के बाद अगर मैं बात करूं तो अगर हमारी नेक्स्ट कहानी शुरू होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बच्चे, डेंसिटी क्या होता है बेसिकली, देखो डेंसिटी कई तरीके से चैप्टर में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, पहले पर बेसिक ये क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसलिए उसकी एसआई यूनिट लिखेंगे तो मास की एसआई यूनिट हमने सीखी थी किलोग्राम, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, इसलिए डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर क्यूब बेटा। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या बन गई, किलोग्राम मीटर क्यूब, ये सब बच्चों को पता होता है। डेंसिटी को कैसे लिखते हैं हम, कैसे लिख देते हैं बेटा, डेंसिटी को लिख देते हैं बेटा, कैसे लिख देते हो, ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, डेंसिटी होती है W/V, और उसी फॉर्मूले से हम किसी भी यूनिट को बदल सकते हैं, वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही यूनिट आई है बेटा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं बेटा जी, नेक्स्ट कहानी पे सुनिए। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी के बाद बात करें टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट क्या है, देखो अब टेम्परेचर की यूनिट बहुत सी होती है, तीन अपने सिलेबस में वैसे तीन ही है ना। 3 कॉमन स्केल है जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा आपको, डिग्री फारेनहाइट, और तीसरा स्केल है केल्विन। इन सब की जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट मानी गई है वो केल्विन मानी गई है। ठीक है, ये याद रखेंगे, एसआई यूनिट पूछी जा रही है नीट में और जेई में, तो आप इसको पूरा अच्छे से याद रखें बेटा। ठीक है, एसआई यूनिट को तो या तो डिग्री सेल्सियस में होगा, या डिग्री फारेनहाइट में होगा, या फिर डिग्री केल्विन में होगा बेटा जी। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट या डिग्री केल्विन में होगा। एक एक एग्जाम्पल में बताता हूँ। वैसे मैंने लिखा है कि डिग्री केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है, ठीक है, डिग्री डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे, जितनी डिग्री सेल्सियस दी हुई है उसमें 273 ऐड कर देंगे। अगर उल्टा करना हो, किसी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लिखना हो, तो उसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर देना है। और एक फॉर्मूला जो डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस से रिलेट करता है, ये हमने लिखा हुआ है 9 × डिग्री सेल्सियस/5 + 32। ये आपको याद ही रखनी है बेटा, क्योंकि ये टेम्परेचर बार बार हर चैप्टर में लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद होगी ये कन्वर्जन वाली, तो आप निपट जाएंगे बहुत से क्वेश्चनों में। ठीक है बेटा, तो याद जरूर कर लेना, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। उल्टा करना है तो मान लो आपको कोई केल्विन में दे रखा है, उसको फिर डिग्री सेल्सियस में लिख रहा है, तो उसमें 273 घटा देंगे। और डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का ये फॉर्मूला जो ड्राइव होके आता है, पर आप डायरेक्ट याद रखेंगे 9 नौ सी, ऐसे याद रखो 9 सी, 9 सी/5 + 32, तो आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका आ जाइए बेटा। दूसरा जो है बेटा स्केल, देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्केल की बात कर लेते हैं बेटा, सुनिए। जो टेम्परेचर के 3 स्केल हैं, इनमें हमने लिखे हैं कि इनमें डिग्री सेल्सियस में क्या मतलब है, डिग्री केल्विन में क्या मतलब है, और फारेनहाइट में क्या मतलब है। इसमें फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को भी रेफरेंस दिया गया है।
तो डिग्री सेल्सियस हमें दिखाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम कितना होता है वो स्केल 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। रूम टेम्परेचर में हम 25 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है, बताइए रूम टेम्परेचर क्या है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को बेटा रूम टेम्परेचर बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगली जो कहानी होती है बट्टे, वो होती है बॉइलिंग पॉइंट। तो आप याद रखिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस माना गया है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने पढ़ा कि डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा। अभी हमने कहानी पढ़ी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कोई भी वैल्यू है तो उसको केल्विन में बदलना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर माना गया 273। तो 25 डिग्री में कितना जोड़ेंगे सेल्सियस में बदलने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ेंगे 273। तो 25 डिग्री सेल्सियस का 298। और 100 डिग्री को बदलेंगे तो 278 ऐड होने से 373 केल्विन बदल गया। अब फारेनहाइट पे याद रखना जो स्केल शुरू होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है और 212 डिग्री फारेनहाइट पे जाता है, ठीक है। और अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछ ले तो कितना बताना है, बताइए। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर पूछा गया हो तो कितना बताते बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। कई बार ये भी पूछा जाता है, टेम्परेचर में बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे टेम्परेचर की वैल्यू है दो स्केल में जो डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम रीडिंग देती है। तो आप इसको जब ऐसा पूछेगा कि कौन सी ऐसी रीडिंग है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट की सेम रीडिंग दे रही है, तो बेटा उसका ये इसी फॉर्मूले से आंसर होता है, किससे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रीडिंग है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट की स्केल क्या होती है, सेम रीडिंग दिखाती है बेटा। तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, आप यही इक्वेशन की हेल्प लोगे, कौन सी, अभी हमने जो याद करवाई थी, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 प्लस में कितना जोड़ना होता है बेटा 32। ये अलग से ऐड करना होता है बेटा। तो आप जब दोनों स्केल को सेम मान लिया तो कोई एक ऐसा वेरिएबल मान लेंगे जो दोनों की सेम रीडिंग दिखाता हो, तो मैंने वाई मान लिया, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट सेम है। तो आप जब इस इक्वेशन में रखोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 9y/5 प्लस में 32। तो जब इसको सोल्व किया गया बेटा तो y की वैल्यू ऑब्टेन हुई -40, तो यानी -40 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो इसको, और -40 डिग्री फारेनहाइट भी कह सकते हो बेटा। ये ध्यान रखना, -40 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं इसको, और -40 डिग्री सेल्सियस भी कहना सही है इसको, और -40 डिग्री फारेनहाइट भी कहना सही है बेटा। तो ये टेम्परेचर है जो आपको कई चैप्टरों में लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप ध्यान रख लेना बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सुनिए बेटा जी, नेक्स्ट पे सुनिए। अगला आता है प्रेशर। प्रेशर भी इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है मैंने बताया। प्रेशर जो होता है जनरली आप थर्मो में भी लगाते हो, इस मोल वाले चैप्टर में लगाते हो, है ना। जेई मेंस के एक पहले, जेई एडवांस में एक टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, वहां पे पूरा ही प्रेशर की कहानी है ना, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ऑफ इक्वेशन करके है। तो बेटा मुद्दे की बात यह है कि प्रेशर को हम मेजर करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सब बच्चों को पता होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज द प्रेशर। और प्रेशर ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया में बेटा। और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया में है तो बेटा आप क्या देखोगे, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या निकल के आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला गया है पास्कल। एक न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या पढ़ते हैं बेटा पास्कल में पढ़ते हैं, 1 पास्कल के बराबर ही होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एक न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 पास्कल के। इसको जनरली हम प्रेशर को एटीएम लिखते हैं, दैट इज मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जनरली ये ज्यादा यूज होता है एटीएम केमिस्ट्री में। एक मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, दैट इज बैरोमीटर। ये वैक्यूम है, आपको इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब दिख रही है ना, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया गया 760 mm ऑफ एचजी के बराबर है। ये मरकरी से फिल्ड हुआ हुआ बैरोमीटर जो लिक्विड फेज में होता है। तो आप इसको तो ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे प्रेशर को। अब बात आती है इनकी भी यूनिट कन्वर्जन की बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन, उसको सुनिए। अब इसकी यूनिट कन्वर्जन देखो, ये हमें याद रखने की, एक एटीएम में कितने बार होते हैं बेटा, एक एटीएम में 1.0132 बार होते हैं। देखो इसकी ट्रिक बताएंगे। एक एटीएम में 760 mm होती है, और एक एटीएम में 760 टोर होती है, इसलिए एक mm और एक टोर बराबर माना गया है, ये हमने लिखा भी है। वन एटीएम में कितने पास्कल होंगे, एक बार में लगभग 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं बेटा। एक बार में कितने पास्कल माने गए, लगभग लगभग 10 की पावर 5 पास्कल मान लिए गए हैं एक बार में।
वन जो बार होता है उसमें नियरली वैल्यू मानी गई बेटा 10⁵ ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब अगर आप इसको बदलना चाह रहे हो बेटा, 1 बार = 10⁵ है, तो आप एक एटीएम को अगर पास्कल में लिखोगे तो क्या करोगे, बार इंटू 10⁵ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। और एक बार अभी हमने बताया एक पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। ठीक है, तो ये एक बार इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर भी यही आएगा, कितना, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो या उसको पास्कल बोल दो। तो ये यूनिट हमारी ज्यादातर यूज होती है ना, प्रेशर की। तो ये याद रखो आप, इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूँ, अगर कई बच्चे भूल जाते हैं उसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ बेटा, है ना, याद कैसे रख सकते हो। देखो आप पहले एटीएम पे गए, आप कोई, आपको पैसे की नीड है, तो आप पहले पहले कहाँ पे जाओगे बेटा, एटीएम पे। एटीएम से आपके कहाँ पैसे निकाल लिए मान लीजिए आपने, एटीएम के बाद में आप कहाँ पे जाते हो, किसी बार में। तो एटीएम के बाद में आप कहाँ पहुंचे बेटा, बार में, ऐसे याद रखो। एटीएम से रुपए निकलवाए, फिर एंजॉय करने के लिए आप चले गए बाहर। अब बार से आपको याद आया, भाई बार में आप जा रहे हो, मौज कर रहे हो, तो ठाट है तो टोर, टोर आया याद आ जाएगा, बार है उसमें टोर से मौज काट रहे हो। ठीक है, टोर, टोर से आप क्या पहुंचे भाई, इसमें एक और भी एक यूनिट ऐड कर देता हूँ। 1 एटीएम जो होता है बेटा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच के बराबर भी होता है। तो आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर ऑफ एच 10 mm ऑफ एच के बराबर होता है। एक अगर मैं इसको लिखूं तो एक जो सेंटीमीटर ऑफ एच है बेटा वो 10 mm ऑफ एच के बराबर होता है, 10 mm ऑफ एच के बराबर होगा बेटा, ये ध्यान रखेंगे। 1 सेंटीमीटर ऑफ एच 10 mm ऑफ एच के बराबर होता है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। तो अभी मैंने ट्रिक बताई, ट्रिक क्या है, इसको याद रखने की ट्रिक है ना, वैल्यू तो आपको एग्जैक्ट याद रखनी पड़ेगी। ये एक एटीएम में इतना बार है, तो एक एटीएम और एक बार नियरली बराबर सा, ये 1.013, तो नियरली वन ले सकते हैं ज्यादातर केसेस। एक एटीएम में 760 mm जी, 760 टोर है, तो एक टोर 1 mm जी के बराबर है, और इतना पास्कल। तो पहले हम एटीएम से पैसे निकलवा, फिर बार में पहुंचे, बार में टसन से झूम रहे हैं, झूमने के बाद में हम कहाँ पे पहुंचेंगे, है ना, तो टोर तक आ गया, टोर के बाद में हम क्या पहुंचेंगे, सीएम हाउस। तो सीएम हाउस में सेंटीमीटर ऑफ एच आ जाएगा इसके बाद, और हाउस का मतलब वही एम एम ऑफ एच जी। ठीक है, सीएम हाउस तक पहुंच गए। तो इस तरीके से ट्रिक आपको याद रहेगी, बाकी आपको वैल्यू याद रखनी है जो कि 1 एटीएम में क्या क्या होता है ना। अगर मैं इसको शॉर्टकट लिखूं बेटा पूरी कहानी को, तो 1 एटीएम का मतलब क्या क्या निकल के आया। 1 एटीएम में जो वैल्यू आई बेटा, मोटी मोटी बात को अगर हम लिखें, तो 1 एटीएम की वैल्यू जो ये पूरी कहानी है वो किसके बराबर है, जैसे वॉल्यूम में हमने शॉर्टकट लिखा था, 1 एटीएम लगभग 1.101325 बार होता है। ठीक है, या कितना, 1 एटीएम में लगभग 76 सेंटीमीटर ऑफ एच होता है, या लगभग 760 टोर होता है, या लगभग 760 ऑफ एच होता है। ये हमें मेन याद रखनी है। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो मैक्सिमम यूनिट कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी बेटा। तो प्रेशर में हमें ये याद रखना था बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट कहानी। सुनिए अब, देखो ध्यान से। एक आता है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनके बेस पे हमारी एक नोटेशन आती है बेटा। अगर मैं बात कर लूं एक सिंपल सी, सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम साइंटिफिक जो नोटेशन बोल रहे हैं, कोई भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, ये एक चीज है। जैसे हम एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसको 10 की पावर में लिख देते हैं, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। इसने लिख भी रखा है आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि कोई नंबर लिखो इनटू 10 की पावर n लिख दो, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। एन क्या होता है, एन होता है एक्सपोनेंट, हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है। स्मॉल एन का मतलब ये बता रहा है जो इसकी पावर में, वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है 10 की पावर, जैसे -1 मान लो, -2 10 की पावर, +3 +5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एन कोई नंबर होगा जो 1 से लेकर 9.9 तक वेरी करेगा, ये एन कोई भी नंबर है। अब उसने कहा कि एक एग्जाम्पल लिया, 342.505 को कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो उसने क्या किया, दो डेसिमल प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करे। जब भी याद रखो कि जब डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होता है ना बेटा, तो पावर रेज करेंगे प्लस की। जब भी डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो पावर रेज करेंगे
पॉजिटिव। और जब भी आप उसको राइट में शिफ्ट करोगे किसी नंबर की पावर को, तो आप पावर शिफ्ट करेंगे बेटा कैसी, नेगेटिव। जैसे मैं इसी एग्जांपल में एक एग्जांपल और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा है बेटा कि हमें इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड में पावर शिफ्ट करनी पड़ी। जैसे मैं एक और आसान सा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए आपके पास 498 है, इसको साइंटिफिक रोटेशन में लिखना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 4.98 इंटू 10⁻², दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। समझ में आ गई बात सीधी। तो आप जब लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर रहे हो तो याद रखो, देखो हमने डेसिमल लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट किया 2 यूनिट, तो इसलिए पावर पॉजिटिव। अब आपको मान लो सपोज दैट आपके पास में एक और एग्जांपल मैं देता हूँ साइंटिफिक नोटेशन को समझने के लिए। जैसे मैंने लिया 5023, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 49। अब मेरे को डेसिमल शिफ्ट करना है राइट हैंड पे, यानी 2 है, मेरे को राइट हैंड पे शिफ्ट करना है तो 1 करना है। तो क्या करेंगे हम इसको बेटा, इस पावर को हम ऐसा लिख देंगे, राइट में जब भी जितने भी डेसिमल शिफ्ट करने हो, मान लो मेरे को ये पावर लिखनी तो 4.9, तो राइट में शिफ्ट हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा 10⁻⁻1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा 10⁻⁻1। अगर राइट में जा रहे हो, जितनी दूर जाओगे राइट में उतनी पावर माइनस की, लेफ्ट में जितनी दूर शिफ्ट करना चाह रहे हो उतनी पावर प्लस की। तो लेफ्ट में हमेशा याद रखेंगे जाने पे हमेशा पावर प्लस की आती है, राइट में जाने पे पावर हमेशा नेगेटिव में आती है। दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। और कोई नई बात नहीं बेटा, बस साइंटिफिक नोटेशन है ही इतना। अब आगे की बात सुनिए। साइंटिफिक नोटेशन में ही हम एग्जांपल समझ रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता। ये एग्जाम्पल दिया है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझिए। ये बच्चों वाली बातें हैं, फिर भी हमने एक दो चीजें बेसिक समझाने के लिए, बहुत से बच्चों का जो नीट में होते हैं उनका बेसिक ही कमजोर होता है ना, जो जेई में उनका भी होता है, कुछ बच्चों का मैथ वीक होता है, उनको समझ में नहीं आती, तो उसको हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। देखो कि जब हम इनको साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, तो देखो उन्होंने एग्जाम्पल लिया 10⁻⁴ और 10⁻3, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, कॉमन पावर बनाने की सोचेंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन का फायदा है। या तो आप इस 10⁻3 को 4 बनाओ, या 10⁻4 को 3 बनाओ। तो इन्होंने 10⁻4 को, सॉरी 3 को किस में बदल दिया, 4 में बदल दिया। तो अभी मैंने बताया लेफ्ट हैंड में जितना शिफ्ट होंगे उतने, तो देखो यहाँ 3.425 था, तो लेफ्ट में गए एक, तो एक पावर इंक्रीज कर दी। तो अब 10⁻4 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, दैट इज सिंपल जोड़ है बेटा। आगे तो देखो हमने क्या कलाकारी की, याद रखना जब भी कोई पावर अलग अलग हो तो जोड़ते जोड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ ही नहीं सकता है। अब ये था इंटू 10⁻4, अब इसमें ले रखा है 3.425, अगर इसको मैंने डेसिमल पर बदल दिया, ठीक है, तो इतने तक 0.3425 तक। अब इसकी वैल्यू आ गई 10⁻4, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो अब 10⁻4 दोनों में कॉमन हो गया। तो पहले हम 10⁻4 कॉमन ले लेंगे, फिर जो बाकी नंबर बच गया उनका एडिशन करके लिख देंगे। बहुत आसान सी बात है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही रूल लगेगा। तो आप बस अब इस नंबर को लिखते, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एडिशन। अगला कहानी सुनिए, इसमें कोई नई बात है नहीं बेटा, आसान सी बात थी ये। अब ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हो। लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो बेटा, देखो ध्यान से देखो। उसने कहा कि हम एक्सपोनेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे पीछे किया अभी। जैसे उसने लिखा 10⁻x और नीचे 10⁻y, तो हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर, हमें पता है नीचे से कोई भी नंबर ऊपर जाता तो साइन बदल जाता है। नीचे से कोई भी नंबर ऊपर जाता है तो बेटा साइन बदल जाता है, ये सब बच्चों को पता है कैसे। जैसे आप मैथ में समझिए, बेस सेम होने से पावर जुड़ती है, और बेस सेम होने से पावर जुड़ती है। तो ये लॉजिक देखो, इसमें मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, 10⁻x इंटू 10⁻1, तो बेस सेम 10 है, तो x प्लस वाई होगी। यहाँ भी देखो हमने इस एग्जाम्पल को कोई मैथमेटिकल डिजिट लेके समझाया हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन कोई नई बात नहीं है। आप इन दोनों में देखो मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा, इसमें वो कॉमन लेने का मतलब नहीं है, जितनी पावर है उसको सीधा मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है तो पावर जुड़ गई। इन दोनों को जोड़ने के बाद उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, बस इतना करा है। डिवीजन में भी सेम तरीका है। तो ये बहुत आसान सी बात है बेटा, इसमें कोई नई कहानी है ही नहीं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन कोई नई बात नहीं बेटा, बहुत आसान सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, सुनिए, आगे बढ़ जाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के बाद में जो टॉपिक अपना शुरू होता है वो होता है प्रिसिशन और एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन जो होता है वो होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम पॉइंट। जैसे आपको कोई टारगेट को हिट करना है, तो उसके उस टारगेट में, जैसे मान लो आप राइफल शूटिंग देखते हो,
और तो राइफल की शूटिंग में आप देखोगे कि कोई एक उन्होंने एक बाउंड्री बना दी, जैसे मूवी में दिखा रखा होगा, ये भी एक सर्कल बना रखा है। मान लीजिए मेरे को इसी के इस रीजन पे हिट करना हो, तो जितनी क्लोज मेजरमेंट आएगी दैट इज प्रिसिशन। एक्यूरेसी द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जैसे हमने जो वैल्यू निकालनी है उसमें, और जो वैल्यू आ रही है उनमें कितनी एक्यूरेसी है, उन दोनों में कितनी सिमिलरिटी, दैट इज एक्यूरेसी। प्रिसिशन और एक्यूरेसी का ये मतलब है, ठीक है। ये कोई ज्यादा है। प्रिसिशन का मतलब होता है बहुत सी चीजें, जैसे मान लो आपको 10 बार किसी एक ही पॉइंट पे टारगेट करना है, तो आपने जितना ज्यादा उस पॉइंट को बिना हिट किए हुए उसके आसपास जितनी उसके जितने क्लोज वैल्यू वाली जो पॉइंट शूट किए हैं उनको गिना जाता है, दैट इज प्रिसिशन। और उसमें क्या होता है, एग्रीमेंट पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जैसे आपको हिट करना था इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हिट करना था जैसे, और इसके इसके थोड़ा इस कॉर्नर पे लग गया, तो दैट इज एक्यूरेसी। जैसे इसने एग्जांपल दिखा रखा है एक्यूरेट प्रिसाइज, ठीक है। एक्यूरेट भी है ये और प्रिसाइज भी, कि आपको ये येलो या इस पीले कलर में हिट करना था, तो देखो चार क्रॉस के साइन आ गए, तो ये इसी रीजन में आ रहे हैं। अब एग्जैक्ट कोई पॉइंट, अब एक्यूरेट तो ये है कि इस रीजन पे टच हो रहा है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज क्यों नहीं, क्योंकि इसके अगल बगल लगते तो प्रिसाइज हो जाती है, जैसे ये दिखा रखा है आपको। प्रिसाइज क्या है, ये जो येलो रीजन है उसके अगल बगल आ रहे थे तो ये प्रिसाइज है। और इस येलो रीजन से बिल्कुल इधर उधर भी आ रहे हैं, कुछ उसके ऊपर भी आ रहा है, तो ना तो प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। तो टारगेट आपका ये दिखा भी रखा है येलो रीजन है, येलो रीजन के बिल्कुल बीच में आ रहे हैं सब पॉइंट। आपने कोई गोली बंदूक से गोली चलाई और वो सारे पॉइंट इस येलो वाले रीजन में लगे, ठीक है। इस येलो वाले रीजन के मिड भी एक पॉइंट होता है, इस येलो का भी एक सर मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे डायरेक्ट हिट करे तो वो एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये वही चीज बता रहे हैं, एक्यूरेट भी प्रिसाइज में। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखोगे आप, एक्यूरेट तो है क्योंकि येलो में सारे जो टच हो रहे हैं एक्यूरेट है, पर प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि प्रिसाइज क्या कहता है, इस येलो रीजन के सराउंडिंग में बाहर की साइड फिर कोई हिट होता, शूट करते आप, तो वो प्रिसाइज होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिखा रखा है थर्ड में, ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको हिट करना था येलो पे, आपने एक भी लाइन येलो पे नहीं हिट कर पाई। ये क्रॉस के साइन दिख रहे हैं, आपने सब रेड पे हिट करे या ब्लू पे हिट किए, तो ये हो गया आपका प्रिसाइज। और ये जब इधर उधर करोगे रैंडम, दैट इज नो एक्यूरेट नो प्रिसाइज। अगली कहानी सुनिए। अब आपके पास में बेटा क्या है, रूल फॉर डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, जबकि सबसे आसान टॉपिक यही है केमिस्ट्री में। अगर आप देखोगे मोल वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, सिंगल लाइन का दिमाग लगाना है। रूल फॉर डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या रूल है, पहला कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट करनी है। कोई भी डिजिट, जैसे ये एग्जांपल लिख रखा है 0 1, ठीक है। तो आपका रूल पहला क्या होगा, जैसे एग्जांपल लिख रखा है सॉरी 175 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जीरो नहीं है तो सबको गिनेंगे 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट है। दूसरा देखो, जीरो प्रेसिडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो, जैसे कोई जीरो है, ठीक है, वो अगर नॉन जीरो से पहले लिख दिया हो, जैसे इसने लिख रखा है 0.03, तो आप ये 3 से पहले लिख दिए, ये जीरो काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन वो कह रहा है कि जीरो अगर किसी नंबर के बाद में लिख रखा है, कोई नंबर है, जैसे ये एग्जांपल दिखा रखा है 2.005, तो दो एक नंबर है, उस नंबर के बाद अगर जितनी भी जीरो आ रही है तो उसको भी गिनेंगे और उस जीरो को भी गिनेंगे, तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, चार। एक दो तीन और चार। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी चैप्टर का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रूल फॉर डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगला रूल आता है बेटा, ये तीन रूल हमने पढ़े। जीरो अगर किसी नंबर से पहले, गिनती से पहले आ गया तो उसको गिनना नहीं सिग्निफिकेंट में। अगर कोई पहले कोई नंबर है उसके बाद जीरो आ रहे तो उनको सिग्निफिकेंट में गिनना है। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सब सिग्निफिकेंट होती है। जैसे इसने एक एग्जांपल बता रखा है कि जैसे कोई नंबर है उसके राइट हैंड पे जितने भी जीरो वो सब सिग्निफिकेंट में, जैसे 6.00, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, एक तो 6 हो गया और दो जीरो, तो टोटल कितने हो गए, 3। एग्जैक्ट नंबर है वह इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे हमने कहा इन 4 पेन और 40 कॉपी, जो एग्जैक्ट नंबर होता है, ये रूल इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला 12 पेन, हमने बोला 15 कॉपी, तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, क्योंकि इनमें ना तो डेसिमल का चक्कर है ना कुछ है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे सीधा बेटा, ये लाइन याद रख लेना, जब कोई फिक्स नंबर आए तो कभी ये गलती कर देते बेटा। 4 पेन उसने लिख दिया एक सिग्निफिकेंट, वही गलत हो गया। 40 कॉपी आपने लिख दिया दो सिग्निफिकेंट फिगर, वही गलत हो गया। कोई फिक्स नंबर दे रखा हो तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
अब आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिग्निफिकेंट में क्या रूल लगता है। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो लिस्ट नंबर होता है उसका डेसिमल काउंट करना होता है। जैसे आपके पास दो नंबर है, उसमें कोई लिस्ट वैल्यू है, उसको काउंट करेंगे बेटा। ठीक है। अ, अब सुनिए लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडिशन, और इसको समझते हैं। जैसे उसने कहा कि हम दो नंबरों को जोड़ रहे हैं लेकिन दोनों में सिग्निफिकेंट नंबर अलग अलग है। एक में मान लो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं 4 और एक में आ रहे सिग्निफिकेंट 2, तो हम दो के अकॉर्डिंग आंसर लिखना चाहेंगे बेटा। लिस्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये लिख भी रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं इस एडिशन का एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक लिखना है 13.425 और हमें इसमें जोड़ना है 2.5। ठीक है, 2.56। तो देखो इस ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 और 2 5। ये तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हुए बेटा 3। तो लिस्ट कौन है 3, तो लिस्ट में इसमें लिखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। तो आप इसको जोड़ेंगे पहले तो वही जैसे जोड़ते हो नॉर्मली मैथ, 9 15। तो आप इसको तीन डेसिमल प्लेस के बीच में कैसे लिख दोगे बेटा, सॉरी इसमें कितने तक लिखना है हमें, टोटल तीन ही नंबरों तक लिखना है। डेसिमल प्लेस कितना है 2, तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेस थे, इसमें 2, तो 2 तक लिखना है। तो आंसर क्या आएगा, राउंड ऑफ भी करना बताएंगे। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद इसको राउंड ऑफ करे वो 5 से बड़ा है और उससे पहले कोई ओड नंबर है तो उसमें एक नंबर बढ़ा देंगे। लेकिन जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो और 5 से बड़ा है, 5 या 5 है उससे पहले इवन है, तो वो एज इट इज वही आएगा। तो 2 डेसिमल प्लेस तक ये आंसर हो गया। ठीक है, आप ये ध्यान रखना किसी को घटाओ बढ़ाओ, जो मिनिमम डेसिमल प्लेस है, जैसे इसमें 2 ही डेसिमल प्लेस है और इसमें कितने डेसिमल प्लेस है 3, तो आंसर मिनिमम वाले में आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करने का तरीका बता दिया। अगर कोई नंबर कोई गिनती को आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हो, कोई भी नंबर को, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पहले चेक करेंगे, ओड नंबर है तो एक बढ़ा देंगे उसमें। जैसे इस लाइन का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल से समझाते हैं एक बढ़ाने का, अगर राउंड ऑफ करना होता तो भी। जैसे आपके पास है बेटा 16.79, आपको इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस पे, तो आप इसको क्या लिखेंगे 16। ये एक डेसिमल प्लेस ये हुआ, तो 9 5 से बड़ा है तो, और उससे जस्ट पहले वर्ड है तो 7 की बजाय हम क्या लिखेंगे 8, ये सही आंसर होता। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा, 18.7 18.68 ऐसे समझिए, 18.68 है। तो 18.68 है तो कैसे लिख दोगे बेटा, 18.68 है तो आपको दिख रहा है इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करिए तो 18। और इसमें 8 5 से बड़ा, लेकिन उसके बाद भी हम क्या नहीं बढ़ाएंगे, 1 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये ओड इवन नंबर है। ठीक है, तो ये है राउंड ऑफ करने का मतलब। एडिशन का मतलब भी समझ गए होंगे, राउंड ऑफ का मतलब भी समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ सब्ट्रैक्शन वाला, सुनिए। आप किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेटा क्या होगा, सेम तरीके से आप क्वेश्चन को सोचिए कैसे लिखोगे। जैसे मान लीजिए मैंने वैल्यू लिखी 1.256, इसमें डेसिमल प्लेस है 3 और मैंने इसमें लिख दिया 4.6। आप इसको जोड़िए तो आपका वैल्यू क्या आएगा बेटा 6 5। पहले वैसे तरीके जोड़ेंगे जो नॉर्मल मैथ में जोड़ते हो, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं है, इतना लिख दिया, ये रॉन्ग है। अब इसमें लिस्ट मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने, एक, तो एक ही डेसिमल प्लेस पे फिर वही राउंड ऑफ वाला मेथड। 6 से बड़ा 5 से बड़ा है 6, तो 6 से पहले एक ओड नंबर तो 8, 6 5 से बड़ा तो एक, पहले राउंड ऑफ करना बताता हूँ, 5.86 हो गया क्योंकि ये 5 से बड़ा और उससे पहले ओड नंबर है। अब अगला देखो, अगला राउंड ऑफ, क्योंकि हमें तो 1 कर लेके आना है तो 5.8 ही रहेगा क्योंकि 6 5 से बड़ा लेकिन उससे पहले, तो 5.8 आंसर सही होता। अगर आप ये लिखाते तो गलत होता, ये करेक्ट आंसर है, ये है इसका मतलब। सेम रूल लास्ट पढ़ लेते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बेटा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सुनिए। मल्टीप्लीकेशन और ये लिख रखा है आपका डिवीजन का रूल, ठीक है, इसका रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको भी समझा देता हूँ, सुनिए ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल सुन लो, ये रूल कई बार पूछा जाता है तो सुन लो, इसमें गलती होती है। सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एज द नंबर विद लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, इसमें भी सेम लॉजिक है। जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो बेटा, इसमें भी सेम ही लॉजिक है, समझो तो ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर ले। जैसे मैंने लिया 1.2 इंटू, मैंने लिया, इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है, बस ये डिफरेंस है उसमें। लिस्ट डेसिमल प्लेस में, लिस्ट सिग्निफिकेंट पे गुणा में, तो 1.2 इसमें 2 सिग्निफिकेंट है
और हमने कोई नंबर लिख दिया बेटा 4.00, तो इसमें कितने 3, तो लिस्ट कितना है 2, तो 2 तक लिखना पड़ेगा बेटा इसको। ये कह रहा है इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो लगाना है लिस्ट सिग्निफिकेंट रूल, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में याद रखना लिस्ट डेसिमल रूल लगता है बेटा, लिस्ट डेसिमल रूल याद रखिए, लिस्ट डेसिमल रूल लगेगा, ठीक है। लिस्ट डेसिमल दोनों में फर्क है, लिस्ट डेसिमल प्लेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगाना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट लगाना है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। जैसे इसका मल्टीप्लाई करूं तो नॉर्मली हमारे पास में जो भी एक नंबर आता तो उसमें हम क्या करते हैं 1 तक लिखते हैं। जैसे एक और मैं थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ बेटा ना, ये थोड़ा सा अलग हो गया, आप समझ नहीं पाएंगे जल्दी से, तो मैं थोड़ा एक आसान सा क्वेश्चन पिक करता हूँ, सुनिए। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया बच्चे, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है बेटा, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, 1.25 से। तो आप देखोगे इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसमें सिग्निफिकेंट कितना है 3, तो 2 तक ही आएगा आंसर। कहने का मतलब है कि जब इन दोनों नंबरों का आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 125 और 2.5 को, तो आपका जो नंबर आ रहा होगा 125 है, सपोज दैट, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ रही है बेटा, अभी देख के बताइए इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ रही है। 1.25 है मान लीजिए आपकी वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2.5 से, तो एक नंबर आया बेटा 3.125। 3 पॉइंट क्या आया 125, एक नंबर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट। लेकिन ये हमारा आंसर सही नहीं है, सही क्या है, इसको राउंड ऑफ करना, सिग्निफिकेंट का रूल ये 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेके आना है बस, 2 सिग्निफिकेंट, इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो 2 तक क्या करोगे राउंड ऑफ करोगे तो 3.1 ही आंसर होगा 2 तक बस। ये मतलब समझा रहे हैं सेम डिवीजन में। तो यहां तक आपको सिग्निफिकेंट के रूल एक डिवीजन का बता देते हैं। जैसे सिग्निफिकेंट का रूल ये है लास्ट डिवीजन का, तो आज यहीं तक रखेंगे, लास्ट समझिए। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट का मतलब है समझिए, जैसे आप कोई नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हो बेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि ऊपर नंबर है कोई, मैं कोई नंबर ले लेता हूं, जैसे सिग्निफिकेंट अलग अलग ले लो बस थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने कोई नंबर लिया बेटा 1.250 और इसको मैंने डिवाइड कर दिया सपोज दैट 2.5 से। तो इसमें भी आप देखोगे ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं 4, नीचे हो रहे हैं 2, तो 2 तक ही आंसर लिखेंगे राउंड ऑफ करके। तो पहले तो इसको डिवाइड करिए, 1.25 को 2.5 से डिवाइड करो, 1.250 को 2.5 से डिवाइड करा तो 0.5 ही आया, 1.250 को 2.5 से डिवाइड करा तो 0.5 ही आया। तो इसमें तो आपका आंसर देखो उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो एक ही सिग्निफिकेंट हुआ। तो कई बार ऐसा भी होगा बेटा, है ना, तो ये भी ध्यान रखना, कई बार रूल ऐसा होगा जो आपको करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख देता, है ना, 4.900, अगर इसको मैं डिवाइड करता बेटा 4.900 को 0.07 से, तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट है और उसमें ऊपर 4 है, तो एक तक ही आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। देखो इसको भी करके देखो, 4.900 को डिवाइड कर दिया 0.07 से, तो ये आ गया 70। 4.900 को डिवाइड कर दिया 0.07 से, तो ये आ गया 70। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट हो गए। तो कुछ क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है जो लॉजिक, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में आपको आसानी से मिल जाएंगी चीजें। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे खत्म हो गए। तो मिल धन्यवाद आप सभी का, सभी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी अपने यार दोस्त हैं उनको एक बार जरूर ये चैनल रिकमेंड करिए। आपको 5-6 महीनों में विजुअल चेंज दिखेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।